तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं द हंटिंग पार्टी सीरीज के 3rd एपिसोड के बारे में। एपिसोड की शुरुआत होती है मोंटाना शहर से। एक महिला कई मील उत्तर में कैंपिंग स्थल की तलाश में पैदल यात्रा कर रही है। उसे एक स्पोर्ट्स स्टोर में एक आदमी अपनी गंदी नज़रों से घूर रहा था। वो महिला स्टोर से निकलकर रास्ते पर पैदल जा रही होती है और लिफ्ट मांग रही होती है। तभी उसे एक गाड़ी लिफ्ट देती है और गाड़ी में वही आदमी होता है जो उसे स्टोर में घूर रहा था। वह आदमी उसे लिफ्ट देता है और कहता है कि वह भी शिकार के लिए जा रहा है, वह उसे वहां छोड़ देगा। ऐसा लगता है कि जैसे उस आदमी के दिमाग में कुछ गलत चल रहा है। और वहीं एयरबेस पर बैक्स को ओलिवर ओडेल अपने कैबिन में बुलाता है। वह हंसाने की नीयत पर संदेह जताता है। ओडेल बैक्स को बताता है कि उसका साथी उस प्रकार का लड़का है जिसे समस्याओं को सुलझाने के लिए लाया गया है और वो किसी पर जेल में हुए विस्फोट का इल्जाम लगाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है। बैक्स कहती है कि अगर ओडेल कुछ भी जेल के बारे में और जानता है तो वह उसे बता सकता है, लेकिन ओडेल कहता है कि वह उसे पहले ही सब कुछ बता चुका है। हालांकि ओडेल का विस्फोट में कोई हाथ था या नहीं, या वह इस बड़े डेटा स्कूप का हिस्सा है या नहीं, यह अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। फिर उनके कैबिन में एक ऑफिसर महिला आती है और एक नई जानकारी देती है। बताया जाता है कि मोंटाना में एक स्टोर में कैदी नंबर LG4 देखा गया है। उस कैदी को जेल में आने से पहले एक जंगल में 17 लोगों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। पुलिस का मानना है कि वास्तव में 17 से अधिक लोगों की लाशें थीं, लेकिन वे जंगल बड़ा होने के कारण कभी नहीं मिले। लाशें बुरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गई थीं और यह कैदी और कोई नहीं बल्कि वह वही महिला यानी ब्रेंडा लोव है जिसको हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जबकि हम सोच रहे थे कि वह कैदी वो आदमी होगा। ब्रेंडा ने वह हत्याएं इसीलिए की थी क्योंकि वह अपने पालतू भेड़ियों से बहुत प्यार करती थी और उसकी उस जमीन पर कुछ शिकारी शिकार करने आए थे जिन्होंने उसके भेड़ियों का शिकार किया था। हालांकि दुनिया को यह विश्वास दिलाया गया है कि ब्रेंडा की मृत्यु 2015 में हो गई थी, लेकिन जेल के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया था। आगे हम देखते हैं बैक्स और उसके साथी ब्रेंडा को गिरफ्तार करने के लिए मोंटाना के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में वे ब्रेंडा के वीडियोस देखते हैं जो उसके काम की तुलना शिकारियों को मारने से करती है। वो उसमें बताती है कि ब्रेंडा धन संपत्ति के साथ बड़ी हुई, लेकिन जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई तो वह एक सामाजिक वैरागी बन गई। उसने ग्रे वुल्फ आबादी के पुनर्वास के इरादे से अपनी विरासत के पैसे से मोंटाना में बहुत सारी ज़मीन खरीदी। ब्रेंडा का मानना है कि ह्यूमैनिटी एक कैंसर है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश वह जितनी अधिक देर जंगल में रही वह उतनी ही अधिक अस्थिर होती गई। आगे हम देखते हैं मोंटाना में वह आदमी ब्रेंडा को लेकर एक जगह जाता है। वह कहता है कि उसने वैसी जगह कहीं नहीं देखी होगी। वहां पहुंचने के बाद वह आदमी अपनी गंदी नीयत से ब्रेंडा के करीब आता है, लेकिन जैसे ही वह करीब आता है तो ब्रेंडा उसे एक औजार से मार देती ही। ओडेल के फोन आने से बैक्स और उसके साथियों को पता चला कि ट्रैफिक CCTV कैमरा से ब्रेंडा को एक गाड़ी में बैठते हुए देखा गया है। गाड़ी के मालिक का नाम अर्ल हिक्स है, जिसके मोबाइल की लोकेशन रूट नंबर 84 पर बता रही है। बहुत ही जल्द बैक्स और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें उस आदमी यानी अर्ल हिक्स का फर्श पर खून से लथपथ शरीर मिला। ये देखते हुए बैक्स सोचती है कि यह ब्रेंडा के विचारों में फिट नहीं बैठता है या उसके इरादे बदल चुके हैं। बैक्स ने यह जानने के लिए ओडेल को फ़ोन किया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ओडेल कहता ही अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका अब मकसद है उसे जिंदा गिरफ्तार करना। फिर बैक्स को पता चला कि एयरबेस टीम को ब्रेंडा के स्थान पर एक पिंग मिला है। उसने अपने वर्तमान स्थान से 30 मील दूर एक पेफोन का उपयोग किया है, जहां उसने रॉन गुडमैन नाम के किसी व्यक्ति को फोन किया है। जब बैक्स और टीम वहां पहुंचती है तो रॉन गुडमैन से उन्हें पता चलता है कि वह किसी से रॉन्ग नंबर लग गया था। 2 साल पहले ही रॉन ने यह नया नंबर लिया था, जिससे पता चला है कि ब्रेंडा निश्चित रूप से इस फुटबॉल खिलाड़ी को देखने के लिए यहाँ नहीं आई है। वह किसी और को कॉल लगा रही थी, जिसका यह पहले फ़ोन नंबर था। जानकारी से पता चला कि वह फ़ोन नंबर पहले ब्रेंडा के वकील का था, जिस पे ब्रेंडा बहुत भरोसा करती थी। वह अब इसीलिए उसे कॉल कर रही थी, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि आखिर उसकी ज़मीन क्यों बेची उसने।
जबकि उसका वकील सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे शहर में खुशी से जिंदगी जी रहा होता है। ब्रेंडा जब अपनी ज़मीन देखने जाती है तो वो देखती है कि किसी बिल्डर ने उसकी ज़मीन खरीदी है और अब वहाँ लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। वह देखती है कि एक आदमी गाड़ी में एक स्नाइपर लेकर जंगल की तरफ जा रहा होता है। ब्रेंडा उसका पीछा करती है। वो आदमी जंगल में एक हिरण का शिकार करता है। ब्रेंडा उसके पास आती है और उसकी सराहना करती है, लेकिन फिर बाद में उसकी लात पे चाकू से वार करती है। और आखिर में जब वह आदमी पुलिस को कॉल करता है तो ब्रेंडा खुद भी उसे कहती है कि वह पुलिस को बता दे कि उस पर शिकार करने का केस फाइल करे। फिर ब्रेंडा उसको जान से मार देती है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बैक्स और उसकी टीम को पता चला कि जंगल में किसी की लाश मिली है। जब वहाँ वो लोग पहुँचते हैं तो उन्हें दूर छिपी ब्रेंडा देख लेती है और पुलिस के चुराए हुए वॉकी टोकी से उनके पास खड़े पुलिस के आदमी को कांटेक्ट करती है। बैक्स ब्रेंडा से बात करती है। ब्रेंडा उससे कहती है कि वह पुलिस से नहीं लगती, वह उसकी ज़मीन पर क्यों आई है। बैक्स उसे कहती है कि उसकी ज़मीन उसके वकील विलियम ने बेच दी है, जिससे वह और भी परेशान हो गई है। वह उसे हर हफ्ते लिखता था कि उसकी ज़मीन सुरक्षित है, जिसकी वजह से ही ब्रेंडा जेल में जिंदा रह पाई थी। ब्रेंडा ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक आदमी को अपनी गन उठाते देख लिया कि वह अब उस पर गोली चलाने वाला है। फिर ब्रेंडा ने उसके गोली चलाने से पहले ही अपनी स्नाइपर राइफल का ट्रिगर खींच दिया और उस पर गोली चला दी। लेकिन वह आदमी बुलेट प्रूफ जैकेट की मदद से अभी भी जीवित है। लेकिन ब्रेंडा गोली चलाकर वहां से भाग जाती है। टीम को ब्रेंडा जंगल में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वह ब्रेंडा की ज़मीन थी, वह वहाँ का चप्पा चप्पा जानती है। उसके बाद फिर बैक्स को ओडेल से बात करके पता चला कि उसने उन्हें ब्रेंडा के बारे में क्या नहीं बताया है। यहाँ अब ये पता चलता है कि ब्रेंडा वास्तव में ईडन प्रोटोकॉल नामक नियमित व्यवहार कार्यक्रम का हिस्सा थी, यानी उसे जेल में थेरेपी दी जाती थी। ओडेल का मानना है कि कैदियों को अपनी सुरक्षा कम करने के लिए एक आदर्श दुनिया दी जाए। ब्रेंडा के मामले में ये वकील द्वारा उसकी ज़मीन के बारे में झूठ बोलने से आया। जेल में उसे झूठ बताया जाता था कि उसकी ज़मीन सुरक्षित है, ताकि वो अपनी जेल में ज़िंदगी बिना किसी परेशानी से जी सके, क्योंकि इन कैदियों को बंद ही रहना था। हालांकि इसका मतलब ये है कि ब्रेंडा पहले की तुलना में और भी अधिक अस्थिर है। आगे हम देखते हैं ब्रेंडा ने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टेशन में तोड़फोड़ की और उनके कंप्यूटर से भेड़ियों के इलाके की लोकेशन पता की है। पता चला कि वह जगह अब एक हॉलिडे पार्क में तब्दील हो चुकी है, जहां लोग अपने हर वीकेंड पर कैंपिंग करने आते हैं। ब्रेंडा जब वहां पहुंचती है, वह देखी है कि वहां लोग अपना वीकेंड खुशी से मना रहे होते, जो उसे बहुत परेशान करता है। फिर वह एक आदमी पर हमला करती है और बाकी लोग वहां से डर कर भाग जाते हैं। बैक्स की टीम जल्दी ही वहां पहुंच जाती है। बैक्स जंगल में ब्रेंडा को ढूंढने में सफल होती है। ब्रेंडा ने 2 लोगों को गन पॉइंट पर रखा होता है, लेकिन बैक्स उसे कहती है कि वह उन्हें छोड़ दे और वह जानती है कि उसके भेड़ियों को किसने मारा था। ये सब सुनकर ब्रेंडा उन लोगों को जाने देती है। बैक्स उसे बताती है कि जो उसने अपने दिमाग में वहम पाल रखा है वह सब झूठ है, क्योंकि वह एक पावरफुल इंसान बनना चाहती थी। उसने भेड़ियों को इंसानों का शिकार करने के लिए ट्रेन किया था। उसे लगता था कि वह भेड़ियों की सुरक्षा करती थी, जबकि वह खुद की लालसा के लिए ऐसा करती थी। और वह जब एक दिन अस्थिर हो चुकी थी तो उसने खुद ही अपने भेड़ियों को मार डाला था। ये सुनकर ब्रेंडा इमोशनल हो जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर बैक्स अपनी गन उठाकर ब्रेंडा पे गोली चलती है, लेकिन वह बच जाती है। फिर उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी वहाँ हसानी और शेन आ जाते हैं। ब्रेंडा पकड़ी जाती है। ब्रेंडा को गिरफ्तार करने के बाद जब टीम अपने घर आती है तो बैक्स और हसानी आपस में बात करते हैं। इससे पहले बैक्स ने देखा था कि हसानी के पास अपने टैबलेट पर ओडेल का फुटेज है और वह उसे इसके लिए यहाँ बुलाता है। हसानी विशेष रूप से ओडेल के लिए 2 साल के ब्लैकआउट से परेशान है, जो जेल में काम करने से पहले हुआ था। उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। वह जानना चाहता है कि आखिर वह अपने 2 सालों में कहाँ रहा था और क्या करता था। बैक्स अपने अतीत के बारे में बताती है कि शायद ओडेल ने एक आदमी को जिंदा जलाने के कारण सबसे दूर होने के लिए ऐसा किया होगा। हालांकि हसानी का एक और विचार है। फिर वह बैक्स को विस्फोट से 3 मिनट पहले की जेल के फुटेज दिखाता है, जिसमें देखा जाता है कि ओडेल एन्क्रिप्टेड सिम से बर्नर फ़ोन से कॉल करता है।
और बाद में ओडेल बहुत स्पष्ट रूप से कंप्यूटर फाइलों को अपने फ्लैश ड्राइव में ट्रांसफ़र करता है। बैक्स ये मानने से इनकार करती है कि वह इस सब में शामिल है और आखिर में हम उस रात देखते हैं कि ओडेल एक गाड़ी में आता है और एक गाड़ी में जाकर बैठता है। वह जिस गाड़ी में बैठता है उसमें एक महिला बैठी होती है। वह उसे बताता है कि उनके बारे में FBI को शक हो गया है। ये कहकर वह उस महिला को एक पेन ड्राइव सौंप देता है। वह महिला उसे कहती है कि वह उसके संपर्क में रहेगी। और इसी के साथ हमारा द हंटिंग पार्टी सीरीज़ का 3rd एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।